कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा किया न हो तो करके देखो, जिसने किया है यारों जा करके उसका घर देखो। गांव देहात में एक कहावत विख्यात है, चोरी हत्या पाप खुले आप से आप। लेकिन अब यह कहावत सिर्फ कहावत बन के रह गई है। चोर हत्यारे और अपराधी इतने शातिर हैं, अगर सरकारी मशीनरी न हो तो अपराध करके यह छुपा ले जाते हैं। आज कुछ एक ऐसी घटना के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमूमन आपको यह घटना परेशान करने वाली है। घटना शुरू करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करने पर आपके मोबाइल पर कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ सोशलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। साथियों, आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके के ढोलना थाने की है। एक शख्स डेली बकरियां चराने रेलवे किनारे के पास जाया करता है। डेली की बात, अमूमन वह बकरियां रेलवे किनारे ही चराया करता है, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि रेलवे के किनारे घास ज़्यादा हुआ करती है, जहां पर वह शख्स बकरियां चराया करता है। एक दिन वह बकरियां चरा ही रहा था, तभी देखता है कि वहां पर एक क्षतिग्रस्त अवस्था में एक व्यक्ति की लाश दिखाई देती है, जिसका सर बिल्कुल बदन से अलग था, उसके दोनों पंजे कटे हुए थे। वह वहां से देखकर चीखते हुए भागते हुए गांव में जाता है, गांव वालों को बताता है। गांव वाले जैसे ही एकत्रित होते हैं, वह लोग देखकर मौके पर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम आती है। पुलिस रेलवे विभाग के कर्मचारियों को बुलाती है, क्योंकि रेलवे के किनारे की घटना थी तो रेलवे से जुड़ी हुई बात थी। पुलिस और रेलवे विभाग कर्मचारियों के साथ फॉरेस्टिक लैब की टीमें भी आती हैं, डाक स्क्वाड की भी टीमें आती हैं। शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह कहीं से पता नहीं चलता, क्योंकि उसका सर कटा था, दोनों हाथ के पंजे कटे हुए थे। पुलिस जब उसको पास से देखती है तो उस लाश जो थी उसके जेब में एक आधार कार्ड था और कुछ LIC के कागजात थे। उस आधार कार्ड पर राजेश नाम था और पिता का नाम उस पर बनवारी लिखा हुआ था, और आधार था तो उस पर एड्रेस अवश्य लिखा होगा। साथियों, यह घटना है लगभग 25 अप्रैल 2018 की, लेकिन प्रकाशित हुई जब यह अखबार में तो 26 अप्रैल 2018 उस समय यह प्रकाशित हुई थी। पुलिस जब शिनाख्त करती है, जो आधार कार्ड पर एड्रेस दिया रहता है, उस एड्रेस पर बहुत जल्द पुलिस पहुंच जाती है। और राजेश जिसकी लाश थी, उनके पिताजी से जब बातचीत करती है तो उनके पिताजी अपने दोनों बेटे प्रवेश और राजीव के साथ लाश की शिनाख्त करने के लिए आ जाते हैं। उनके पिता जैसे ही उनको लाश दिखाया जाता है, लाश पैक कर दी गई थी, उसको नीली पन्नी में बांधा गया था। वह जाते हैं तो देखकर सर कटा हुआ था, हाथ के पंजे कटे थे, कहीं से भी वह पहचान में नहीं आ रही थी, वह पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लाश को और थोड़ा खोला गया, पन्नी को और थोड़ा खोला गया, तो अंदर देखते हैं कि जो शर्ट पहना हुआ था वह युवक राजेश नाम का, उस शर्ट से उसके पिता बनवारी उसकी पहचान करते हैं और कहते हैं कि साहब, यह तो वही शर्ट है जिसको मैंने अपने लड़के को अभी अगले बर्थडे में दिया था। यह कह करके फपक कर रोने लगते हैं, और उनके बेटे पिता के आंसुओं को देखकर अपने आंसुओं की धार को रोक नहीं पाते हैं। राजीव और प्रवेश भी रोने लगते हैं। माहौल एकदम गमगीन सा हो जाता है। तो वहाँ के जो स्थानीय थाना प्रभारी, जो ढोलना इलाका था, वहाँ के थाना प्रभारी रहते हैं, वह ढाढ़स बंधाते हैं, क्योंकि राजेश के पिता जो शव का शिनाख्त कर रहे थे वह रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। वह मुद्दे की गंभीरता को देख रहे थे, वह समझ रहे थे। थाना प्रभारी ने उनको ढाढ़स बताया कि साहब, आपने अपना बेटा खोया है, हमें बहुत कष्ट है, जल्द ही मैं इस हत्याकांड का खुलासा कर दूंगा, इसकी हमें शिनाख्त करनी है, कुछ आपसे ज़रूरी बातचीत करनी है। जिस समय उनके पिता ने उस शव को पहचाना था, उसी समय ढोलना पुलिस को थोड़ा शक हुआ था कि आखिर सर कटा है, हाथ के पंजे कटे हैं, सिर्फ कपड़े से किसी की पहचान की जाए, इससे पूरी तरीके से वह संतुष्ट नहीं था। थाने बुलाए जाते हैं उसके पिता और कहते हैं कि आप इनके माताजी को भी बुलाइए, आप दोनों का DNA सैंपल लेना है। जब दोनों लोगों का DNA सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उस रिपोर्ट को DNA सैंपल ले करके रिपोर्ट के लिए उसको जांच के लिए लैब में भेज दिया जाता है।
धीरे धीरे मामला एकदम से ठंडे बस्ते में चला जाता है। 2018 की घटना थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है। घर पे जाकर के राजेश का क्रियाकर्म उसके पिता करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 3 साल बाद जब 2018 की यह घटना थी, अगस्त 2021 में DNA रिपोर्ट ढोलना थाने आती है, जिसका सैंपल आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हो रहा था। जब वो रिपोर्ट थाने पर ढोलना आती है तो एक बार फिर से जो वहाँ के पुलिस अधिकारी रहते हैं, थाना प्रभारी रहते हैं, वह रिपोर्ट देख कर के चौंक जाते हैं। उन लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि यह रिपोर्ट उनके DNA मैच जो राजेश जिसकी हत्या हुई थी, जो रेलवे ट्रैक के पास मिला था जिसका शव, उसके माता पिता बनवारी और उसकी माता इंद्रावती से मैच नहीं खा रहा था। तब पुलिस का शक गहरा होता है। उसके दिमाग में जो सवाल उस समय आ रहा था कि आखिर सिर्फ मतलब कपड़े से कैसे किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, और गहरा हो जाता है। तब पुलिस हरकत में आती है और 2018 में उस इलाके से पता करती है कि कितने लोग गायब हुए थे, थाने में कितने लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पता किया जाता है तो एक राजेश के ही गांव का एक युवक रहता है, जो इसका बचपन का मित्र रहता है, जिसका नाम राजेंद्र उर्फ कलुआ बताया जाता है, वह गायब हुआ था। पुलिस उसके घर पहुंचती है और कहती है कि आपका लड़के का कहीं पता चला? कहा साहब वह तो आज के 2-3 साल पहले ही गायब था, राजेश के ही साथ गया था। राजेश की तो लाशें भी मिल गई, उसकी क्रियाकर्म भी हो गया, लेकिन मेरे बेटे का कहीं पता था नहीं चला। मेरे बेटे बहुत खोजा हम लोगों ने, कहीं उसका पता नहीं चला। फपक फपक करके राजेंद्र प्रसाद उर्फ कलुआ के माता पिता रोने लगते हैं। पुलिस कहती है कि हमें इसी जांच के सिलसिले में आया हूं, आप लोगों से कुछ बातें करनी है, आपके DNA सैंपल लेते हैं। पुलिस जब राजेंद्र उर्फ कलुआ के माता पिता का DNA सैंपल लेती है, उस सैंपल को भेजा जाता है। इस बार रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाती है, और रिपोर्ट आती है तो अमूमन वह रिपोर्ट राजेंद्र उर्फ कलुआ के माता पिता से मैच खा रही थी। तो अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। तो वह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के किनारे राजेश नाम के युवक की, वह राजेश की लाश नहीं थी, वह राजेंद्र उर्फ कलुआ की लाश थी, यह साबित हो जाता है। इस तरीके से पुलिस का शक और गहरा होता है। अब वह अपने जो खुफिया एजेंसी की उसकी टीम होती है, LIU की टीम होती है, जो भी सरकारी तंत्र होती है, उसको और सक्रिय कर देती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर राजेश है कि नहीं है, कैसे कहाँ है। तो उसके खुफिया एजेंसी की टीम द्वारा अगस्त लास्ट में मुखबिरी द्वारा सूचना मिलती है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर एक बिसरज गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया है, जो अपने पत्नी के साथ या अपने प्रेमिका के साथ वहाँ पर रहता है। तो जो यहाँ की मतलब ढोलना थाने की पुलिस रहती है, वह बिसरज गांव के पुलिस से संपर्क करती है और कहती है कि साहब हमें वहाँ पर आना है, कुछ जांच पड़ताल करना है। वहाँ के भी पुलिस को लेती है और 2-3 घंटे के अंदर उस बताए हुए जो भी गुप्तचर होते हैं, खुफिया एजेंसी की टीम होती है, जो बताए उस स्थान पर जब पहुँच जाती है तो वहाँ पर छापा मारती है। एक कमरे में एक युवक और उसकी प्रेमिका मिलती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वह अपना नाम दिलीप शर्मा बताता है, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है, कहती है कि तुम्हारे सारे एविडेंस हमारे पास है। उसके कॉल डिटेल्स देखे जाते हैं और तमाम प्रकार की बात करते हैं तो सब खुलासा हो जाता है। वह सारी बातें बताने लगता है, क्योंकि वह दिलीप शर्मा नहीं, वह राजेश था जिसकी रेलवे ट्रैक के किनारे लाश मिली हुई थी। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब वह उसकी हत्या मैंने ही की थी। पुलिस पूछती है कि आपने हत्या आखिर क्यों की थी? वह तुम्हारा दोस्त था, उसकी हत्या तुमने क्यों की थी? अब यहाँ से कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला था, जो अभी तक छुपा कर रखा गया था, जिसका कहीं पता नहीं था। राजेश कहता है कि साहब 2012 में हमारी शादी हो जाती है और हमारे घर वाले हमारे विपरीत हमारी शादी कर देते हैं, जिससे हमारी शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2018 14 फरवरी का दिन रहता है, वैलेंटाइन डे का दिन रहता है। हम अपनी प्रेमिका जिसका नाम रूबी बताया जाता है, जो वर्तमान समय में उस समय पुलिस विभाग में नौकरी भी कर रही थी, हम उससे बातचीत कर रहे थे। वैलेंटाइन डे पे व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे। कुछ अश्लील बातें हो रही थी, जिसको हमारी पत्नी जिसका नाम रत्नेश बताया जाता है, वह व्हाट्सएप चैट को देख लेती है। इसी बात को लेकर के हमारे दोनों में कहासुनी हो जाती है, काफ़ी झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो मैंने आवेश में आकर बगल में जो राड रखा रहता है उस राड से अपनी पत्नी का सर पर वार कर देता हूं, जो मौके पर ही गिरती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसका हमारा एक 3 साल का बच्चा था, बच्ची थी अनवी, और एक 1.5 साल का बच्चा था अर्पित। उनको भी रास्ते से हटाने के लिए मैंने उसी राड से मार दिया, और मारने के बाद शव को मैंने उसी अपने आंगने में गड्ढा खोद करके दफन करवा दिया। अगले दिन मिस्त्री बुला करके उसको फर्श को पक्की करवा दिया था, जिससे सबूत का किसी को कोई पता न चले। लेकिन जब हमारी पत्नी के मायके वाले यानी हमारे ससुराल वाले बार बार फ़ोन करके पता कर रहे थे, मैं बातों को टाल ही रहा था। ऐसे 1-1.5 महीने बीत जाते हैं, तब मैं अपनी प्रेमिका, जिसका नाम रूबी है, जो पुलिस विभाग में थी, उसको सारी बातें बताया। तब उन्होंने कहा कि आपको अगर बचना है इससे तो आपको एक और हत्या करनी होगी। वह कही कि आपको आपके ही कदकाठी का कोई व्यक्ति ढूंढना होगा। तब मैंने अपने बचपन के मित्र राजेंद्र उर्फ कलुआ का इस्तेमाल किया। मैं उसके घर जाता हूं और कहता हूं कि यार हमारी पत्नी गायब हो गई है, चलो उसको कहीं ढूंढते हैं। रास्ते में उसको ला करके मैंने बहुत सारे दारू पिलाई। जब वह एकदम नशे में धुत हो गया तो रेलवे किनारे क्रॉसिंग के पास जाकर गड़ासे से मैंने उसका सर काट दिया, उसके दोनों हाथें काट दी। सबूत कोई न बचे, कोई पहचान न पाए, इसलिए मैंने उसके कपड़े भी बदल दिए और उसके जेब में अपना ही आधार कार्ड डाल दिया। इस साजिश में अपनी प्रेमिका रूबी के साथ मैंने अपने माता पिता को भी सम्मिलित किया। माता पिता से बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, अगर आप लोग सिर्फ आपको शव की शिनाख्त करना है, सिर्फ आप इसको पहचान लेते हैं तो हमारी शादी रूबी से हो जाएगी, जो मोटा दहेज भी मिल जाएगा। पिता शव को पहचानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से साथियों इस घटना की खुलासा होता है। वह व्यक्ति अपना जुर्म कबूल करता है। पुलिस इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। राजेश जो मुख्य आरोपी रहता है, उसकी प्रेमिका रूबी और उसके पिता बनवारी, माता इंद्रावती और उसके दोनों भाई परवेश और राजीव, इन 6 लोगों को पुलिस संबंधित धाराओं में हिरासत में लेकर के जेल में भेज देती है। चाहे वह अपराध 307 का मुकदमा हो, 302 का मुकदमा हो, या जुर्म को हत्या करके सबूत मिटाने का मुकदमा हो, जो भी धाराएं होती हैं उसमें इनके ऊपर मुकदमा करके जेल भेजा जाता है। लेकिन इस कहानी को सुनाने के बाद जो 4 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, वह दोस्त जो सिर्फ एक इशारे पर, राजेश के सिर्फ एक इशारे पर अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उसका क्या कसूर था जो उसको मार डाला। और वह पत्नी जो सिर्फ माँ बाप के सिर्फ एक बार इशारे पर जिसको हाथ पकड़ा दिया उसके साथ चली गई, उसका क्या कसूर था। और 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे जो सदा सदा के लिए काल के गाल में समा गए। साथियों, इस दरिंदे को जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अंत में बस यही कहूँगा, बच्चे, महिलाओं, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करिएगा। यह हमारे देश की आन है, जान है, शान है, स्वाभिमान है। जाते जाते फिर यही कहूँगा साथियों, अगर आप लोग ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और आपको लगता है कि आपके एक सब्सक्राइबर से आपके मोबाइल पर कोई लोड नहीं पड़ने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल सौरभ सोशलिस्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।